Honorable Member of Parliament श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, सर थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए। जी जी नमस्ते। मुझे पता है आपका एग्रीकल्चर के साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, क्योंकि आप गुजरात में भी कृषि मंत्री रहे हैं, भारत सरकार में भी आप एमओएस एग्रीकल्चर थे, उसके बाद आप एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग एंड फिशरीज मिनिस्टर थे। तो सर हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज आपसे आपके थॉट्स सुनने को मिलेंगे। तो फिर से सर बहुत बहुत जी शुक्रिया। नमस्ते, राम राम। सर पहला सवाल मेरा ये है कि मेरी नॉलेज में आप पॉलिटिक्स से पहले एक स्कूल में प्रिंसिपल थे। जी जी। तो आपने किस पॉइंट पे रियलाइज़ किया कि मुझे पॉलिटिक्स में जाने की ज़रूरत है, या शुरू से ही माइंडसेट था कि मतलब जाना है पॉलिटिक्स में? नहीं नहीं, ये बिल्कुल धारणा आपकी जो है वो गलत है। अच्छा। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमें पॉलिटिक्स करना है। ओके। तो मैं बहुत ही साधारण परिवार से था, आज भी हूँ। मेरा परिवार आज भी एक साधारण कृषक का जो फैमिली होता है वही है। और इसके कारण हम अमरेली जो था वो पुराना गायकवाड़ी डिस्ट्रिक्ट रहा, जी बड़ौदा स्टेट का। जी जी सो आपकी जानकारी में होगा कि उसमें उसके समय से एजुकेशन कंपलसरी था। जी जी ये महाराजा गायकवाड़ ने, सयाजी राव जी ने शुरू किया था। जी इसके कारण हमारे एरिया में एजुकेशन का महत्व था। जी सो हमें भी ये पढ़ने का सौभाग्य मिल गया था। और अमरेली के बगल में ही मेरा गांव था जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। जी तो वहीं से हम स्नातक तक पढ़ लिए। और पारिवारिक दृष्टि से हमें जॉब करने का आवश्यकता भी था, तो हम जॉब के लिए का लगे रहते थे। तो फिर हमने बीएड किया, तो उसी का समय हमको एक टीचर्स का जॉब मिल गया। और नया स्कूल था और हम भी वहाँ आचार्य के तौर पे भी काम किया। और उसी के कारण हम तो उसमें ऐसे ही लग गए थे कि अभी यही काम है। उसी में एक ऐसा मोड़ आया कि अमरेली में म्यूनिसिपालिटी में भारतीय जनता पार्टी का शासन आया। और मेरा गांव तो अमरेली से 50 किलोमीटर दूर था, वहीं मैं जॉब करता था। जी मगर मेरे साथी मित्र ये सब बीजेपी के थे, और ख़ास करके दिलीप भाई संघानी, जी जी जो अभी अभी इफ्को के वर्तमान में चेयरमैन इफ्को हैं। के चेयरमैन हैं। हम दोनों को स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो फिर ओके। हम साथ साथ पढ़ते थे, तो मैं इसका दोस्त था, आज भी जी हूँ। जी और आज हमारी एक प्रकार से पॉलिटिकल दोस्ती बहुत ही वो ऐसी अहम दोस्ती भी मानी जाती है कि इतनी जी लंबी फ्रेंडशिप पॉलिटिक्स में रहते हुए, पॉलिटिक्स में एक ही रहते हैं। क्षेत्र में रहते हुए नहीं हो सकती। जी फिर भी है, ऐसी ईश्वर की कृपा है। तो इसी के कारण वहाँ के लोगों ने ये तय किया कि अमरेली म्यूनिसिपालिटी में अगर चीफ ऑफिसर अपना बंदा आता है जी तो हमें कामकाज करने में सहूलियत रहती है। जी तो वहाँ के उस कालखंड के सभी हमारे जो नेता लोग थे अमरेली के, उन्होंने आकर मुझे कन्विंस किया कि तुम ये टीचर्स की जॉब छोड़कर ये चीफ ऑफिसर की जॉब में आ जाओ। अच्छा। तो मैं उनके दोस्तों की बातों को मानकर वहीं से शिक्षक में से इस्तीफा देकर अच्छा। इधर चीफ ऑफिसर में आए म्यूनिसिपालिटी में, जो भी मेरी रुचि का काम नहीं था। अच्छा। मगर ये सब दोस्तों की राय थी कि मुझे ये करना, जॉब ही करना है तो इधर करो। तो हम उधर आ गए। तो अब आपको लगता होगा दोस्तों की राय सही थी। अभी नहीं, वैसे मेरा तो ये मत है कि दोस्तों की राय सदैव सही ही होती है। वैयक्तिक तौर पे नहीं होनी चाहिए, वो जी सामूहिक तौर वाली बात है। जी तो बिल्कुल मैं मानता हूँ कि उस पर तो आप आंखें मूंद के भरोसा कर सकते हो। तो उन लोगों ने, ये मेरा पहला टर्निंग पॉइंट था जी जिससे मैं मेरे अपने लक्षित जो था, वैसे वो मेरा लक्ष्य मतलब वो नॉन ट्रांसफरेबल जॉब था। जी माध्यमिक स्कूल जो ग्रांटेड होती है
तो उसमें तो तबादला भी नहीं होता है। तो आप रिटायरमेंट तक यदि कोई व्यवधान नहीं है तो वहीं ही आपकी जॉब ख़त्म करते हैं। मेरे कई मित्र उस समय के जो साथ पढ़े लिखे थे और साथ जॉब में लगे थे, वो सभी वहीं पे वो निवृत्त भी हो गए। जी। तो मैं ये अमरेली आ गया और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे भी आ गया और चीफ ऑफिसर भी बन गया। तो जी। ये चीफ ऑफिसर वाली जो जगह है, वो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दोनों ओर पाँव रखने वाली जगह है। जी। जी। उसमें से पॉलिटिक्स की ओर का भी रास्ता करीब है हम्म, और एडमिनिस्ट्रेशन वाला भी एक्सपीरियंस मुझे ज़्यादा वहीं से मिला, बिल्कुल। क्योंकि उस कालखंड में म्यूनिसिपैलिटी की जॉब एक कठिन काम भी था, बिल्कुल। ऐसा आसान भी नहीं था, ठीक क्योंकि बात। सबसे बड़ा चैलेंज उस समय में पानी था। हम्म। आपको मैं बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। हम वहाँ उस समय 15 दिन में 15 मिनट पानी देते थे। 15 दिन में 15 15 मिनट? मिनट, 15 मिनट का टर्न 15 दिन के बाद आएगा। तो लोग कैसे मैनेज तो करते थे? वही उसी में से मैनेजमेंट चल रहा था। ये मैं आपको इसलिए बताया कि वो कितना समय मुश्किल होगा और क्या सिचुएशन होगी। आजकल हम लोग इमेजिन और भी नहीं कर ऐसा सकते। एक भी दिन नहीं था मेरी जॉब का एज ए सीईओ कि हफ्ते में 6 दिन का अपना कामकाज का संडे को छोड़ के कामकाज रहता था, तो 4 दिन मेरी ऑफिस में मेरे टेबल पे मटकियाँ फूटती थी। परेशान होते थे। हाँ, वो इतना संघर्ष का टाइम था, इतनी किल्लत वाला इश्यू चल रहा था। जी। 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 तो उसी कालखंड में मैं उधर लगा तो 2 चीज़ें उस समय मेरे मेरे को सीखने को भी मिली और मेरे में बदलाव लाने का भी वजह बनी। एक तो इस प्रकार के मैनेजमेंट को करना और नागरिक मैनेजमेंट इसके साथ जुड़ गया। पब्लिक अटैचमेंट और पब्लिक के साथ काम करने का भी पक्का अवसर मुझे मिला। जी। और म्यूनिसिपैलिटी का जो पॉलिटिक्स होता है, जी। वो भी बहुत ही ज़मीनी पॉलिटिक्स होता है। अच्छा। तो उससे भी नज़दीकी काम करने का, उसी के साथ रहकर काम करने का भी मौका मिला। तो मैं कह सकता हूँ तो कि पॉलिटिक्स ये की मेरा रुचि। लक्ष्य नहीं था, जी। फिर भी यहीं से उसकी ओर जाने का जुड़ाव बढ़ गया। अच्छा। ओके। ये रियल स्टोरी है। उधर जब मैं शिक्षक ओके। था जी। तब तक मैंने सोचा तक भी नहीं था। म्युनिसिपैलिटी के बाद आपने डिसाइड किया कि अब वहाँ। डिसाइड तो उसके बाद भी नहीं किया था, मगर वहीं से वो एक अनायास कुछ चीज़ें जुड़ जी। जी। जाती है जी। ना, सही बात है। ऐसे वो एक मोशन वैसे में सेट हो गया हाँ, वो वो चीज़। जुड़ गया। ओके। सर, आपने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है मानस गथा। तो वो लिखने का आइडिया आपको कैसे आया था? वैसे तो ये लंबी कहानी जैसा विषय है, फिर भी मैं इसको आपके जानकारी है तो संक्षिप्त में दूँ। एक तो वो किताब मैंने लिखी नहीं है, अच्छा। ये शब्द प्रयोग साहित्यिक रूप से ठीक नहीं है। अच्छा। ओके। ये एक प्रकार का संग्रह है। ओके। ये रामचरितमानस जो तुलसीदास जी की जी। लिखी हुई जी। अपनी विरासत है, जी। उसी में से मेरे मन में कभी किसी सत्संग के कारण, किसी साधुचरण के कारण ऐसा विचार आया था कि ये कहानी है, जैसे दशरथ राजा का परिवार है, उसकी जी। रानियां हैं, उनके 4 बेटे हैं, उसमें से एक रामचंद्र जी हैं और उसमें सीता जी वगैरह, जो आखिर एक हिस्ट्री की दृष्टि से आप देख सकते हो। जी। तो वो तो पूर्व में वाल्मीकि जी ने लिख दिया है। जी। 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 बिल्कुल ठीक। तो उसी के बाद ये फिर दूसरा प्रयास क्यों हुआ होगा, ऐसा एक विचार मेरे मन में उठा था। जी। उसी को फिर मुझे लगता कि ये महाराज कुछ इसमें बता पाएंगे, ये विद्वान है, कुछ मुझे समझा पाएंगे। हम्म। तो ऐसे लोगों के साथ मैं शेयर करता था। हम्म। उसमें से किसी ने मुझे ये बताया कि देखो, ये हमारे सारे ग्रंथ ऐसे हैं कि उसमें कथा जो भी होती है, वो कथा के माध्यम से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं, जी। उसमें वो कथा को निमित्त बनाते हैं। तो ये हिस्ट्री जो है, जो वाल्मीकि जी ने लिखा था, उसी को निमित्त बनाकर तुलसीदास जी हम मानवों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। तो वो कहाँ है?
और क्या कहा है, हम्म। फिर इसको ढूंढने का प्रयास किया। तो उसमें से आपने उसमें चीजें से मुझे निकाली। ये रास्ता मिला, वो भी किसी संत ने ही बताया होगा, ऐसा एक संत का मैं नाम नहीं दे सकता, जी। मगर उसमें से ये निकला कि उसमें जो चौपाइयाँ हैं, पूरा रामचरितमानस है, उसमें दो तीन प्रकार है काव्य के मुख्य। एक है छंद, एक है संस्कृत के श्लोक कुछ, जी। और बाकी चौपाइयाँ हैं, और एक सोरठा है। इतने साहित्यिक रचनाएं रामचरितमानस में तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। जी। उसमें से प्रमुख है वो सारे चौपाइयाँ हैं। तो मैंने इसमें ऐसा प्रयास किया कि एक चौपाई को लूँ, फिर इसको पढूं, फिर इसका अर्थ निकालूं, फिर सोचूं कि ये कथा वस्तु के साथ जुड़ा हुआ है जी। या मानव के लिए, उपदेश के लिए जुड़ी हुई है। जी। उसमें से मुझे ऐसा लगा कि ये चौपाई है, ये स्टोरी के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है, जी। ये हमारे मानव जात के लिए तुलसीदास जी ने यहाँ लिखवाया है। एज पर एग्जाम्पल राइट। कि सुनहु उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये क्या बात है। शिव जी के मुंह में एक चौपाई तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में लगाई है। तो उसमें कोई ये जो हिस्ट्री है ये अयोध्या की, उसी में इस चौपाई से इनका कोई लेना देना नहीं है। इस चौपाई ये कह रही है कि ये संसार जो है वो स्वप्नवत है, उसी का कोई मूल्य नहीं है, सत्संग का ही महत्व है। ये तुलसीदास जी ने कहने के लिए ये चौपाई लिखी है। तो ऐसी चौपाइयाँ मैंने अलग निकाली मानस में से, और उसका संकलन करके फिर भी मुझे उस समय जो विद्वान लोग लगे थे, केका शास्त्री जी पूज्य हमारे वहाँ बहुत ही जी। बहुश्रुत विद्वान थे, अभी तो वो नहीं रहे, वो तो वाचस्पति कहे जाते थे, इतने बड़े विद्वान थे। जी। मैंने प्रत्यक्ष रूप में उसी के मुकाबले का विद्वान को मैं नहीं मिला हूँ, ऐसे बड़े विद्वान थे। उसी की अनुज्ञा लेकर फिर मैंने ये संकलन को प्रकाशित किया था कि ये मैंने इस प्रकार से चौपाइयाँ अलग निकाली है रामचरितमानस में से ही, वो मेरी मानस गाथा के नाम से मैंने प्रकट किया था। लेकिन सर ऐसा विचार आना भी एक जी, बहुत बड़ी बात है। ये भी संत कृपा आप मानिए। जी। जी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। संत कृपा। सर जैसा कि आपने बताया कि पॉलिटिक्स में आने का तो इंटरेस्ट एज सच था नहीं शुरुआत में। जी जी। तो मुझे, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं था तो आपकी आई डोंट थिंक फैमिली भी प्रिपेयर्ड होगी कि आप पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं। तो जब जी आप पॉलिटिक्स में गए, और पॉलिटिक्स एक बहुत डिमांडिंग जॉब है, जब आप मिनिस्टर बने, आप बहुत लंबे टाइम से मतलब एक पावरफुल पोजीशंस पे ही रहे हैं, तो आपने वर्क और फैमिली लाइफ में बैलेंस कैसे मेंटेन किया? कभी घर वाले नाराज़ नहीं होते थे? इसका सही जवाब तो ये है कि वो बैलेंस तो मैं नहीं कर पाया। अच्छा। सही जवाब यही है। बैलेंस परिवार के लोगों ने कर लिया, और उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, और मुझे परेशान भी नहीं किया, बल्कि मेरे साथ खड़े रहे। मैं उनके साथ नहीं खड़ा रहा, इट्स अ फैक्ट। और मैं आज भी वो एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ कि वो मैं टाइम मुझे जो देना चाहिए था वो मैं नहीं दे पाया परिवार को। तो क्या पॉलिटिक्स में सर ऐसा भी एक टाइम आता है जब आपको देश और फैमिली के बीच में चूज़ करना पड़ता है? मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा विजन सभी के मन में होगा, ये मैं नहीं मानता हूँ। जी। मगर अगर आप रुचि लेकर किसी भी व्यवसाय में पड़ोगे, किसी भी व्यवसाय में, जी। तो फिर आपका उसी पर ढल जाना स्वाभाविक होता है। और ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है पॉलिटिक्स का जी। कि अगर आप इसमें जितने भी डीपली जाओगे तो इसकी कोई तल तो है ही नहीं। तो फिर ये थोड़ा बिखराव हो ही जाना है, और बिल्कुल। परिवार से बिखराव होना, बिछड़ जाना, जी। परिवार से थोड़ा समय कम दे पाना, ये सारी चीज़ें बन सकती है। लेकिन आपके अकॉर्डिंग आपकी फैमिली बहुत सपोर्टिव रही है
आप हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि वो जी उसमें मेरे रोल के बजाय परिवारजनों के रोल का, क्योंकि मेरे परिवार में कोई पॉलिटिक्स में है नहीं, जी पहले भी नहीं थे, पुरोगामी भी मेरे कोई परिवार से पॉलिटिक्स में नहीं था जी और अनुगामी भी कोई नहीं है। हम्म, सो जो है मेरा परिवार, वो परिवार के लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अभी इनकी इसमें रुचि है और वो कर रहा है तो जी करने दो। तो जी उन लोगों ने कोई व्यवधान नहीं डाला और मेरे हिसाब से वो लोगों ने अपने को एकोमोडेट कर लिया। सर पॉलिटिक्स में एक और भी चीज़ है कि हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स थोड़ी बहुत बदनाम रहती है इस वजह से कि लोग कहते हैं कि झूठ बहुत बोला जाता है काफ़ी हद तक। जो सीक्रेट है सक्सेस का पॉलिटिक्स में वो समवॉट झूठ है, ऐसी एक गलत इमेज पब्लिक में बनी हुई है। तो इस पे आपका क्या कहना है? वो क्या है कि लोग क्या बताते हैं उसी पर निर्भर रहता है। जैसे जी आपने मुझे पूछा जी परिवार के बारे में, जी तो मैं ये जवाब भी आपको दे सकता था कि हाँ हाँ, बड़ी कुशलता से मैंने दोनों पलड़े में बैलेंस करने का कोशिश किया। ठीक इतनी बात भागदौड़ के बीच में भी मैं बराबर से परिवार को भी देखता रहा, ठीक बात उनकी ज़रूरतों को भी संतोषता रहा, जी ऐसा भी मैं कह सकता था। बिल्कुल। तो वो मैं मानता हूँ कि वो झूठ ज़रूर है। हम्म, ऐसे पब्लिक में कुछ धारणाएं भी है जो भी उन पब्लिक ने भी अपने अपने मन से या हमारे लोगों के चरित्रों को देखकर बनाई हुई है। तो सक्सेस आप किसको मानते हैं, एक तो ये भी सवाल है। यदि आप बार बार चुने जाते हो इसको सक्सेस मानते हो, जी या तो आप कहीं किसी पद पर ही बैठते हो तभी ही इनको सक्सेस मानते हो। तो ये दोनों चीज़ों में बड़ा फर्क है। ठीक बात। यदि तो आप कोई लक्ष्य के लिए निकले हो और आपके मन में कोई आदर्श है, हम्म, उसकी पूर्ति कितनी हुई है, इसके बारे में अगर आप बात करेंगे तभी जाके वो सक्सेस या अनसक्सेस की बात होती है। सही बात। मैं इनको लेंथ ऑफ सर्विस के साथ सक्सेस को नहीं मानता हूँ। हम्म, कभी बहुत कम देख, मैं उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि हमारे प्रधानमंत्री श्रियों की सूची ले लो, मैं ये उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ। जी तो इसमें जितने भी हमारे प्रधानमंत्री हुए हैं उसमें बहुत कम लाल बहादुर शास्त्री जी को टाइम मिला था, मगर हम उसकी सक्सेस को कम नहीं मान सकते। ठीक बात है। तो ये एक चीज़ होती है। तो ये इस प्रकार से हमारे सारे राजनीतिज्ञों के लिए उसकी उपलब्धियों को सक्सेस के रूप में देखना चाहिए, नहीं कि उन्होंने कितने पद पाए या तो कितनी लंबे अरसे तक वो वहाँ रहे। वो भी ठीक एक बात है। हिस्ट्री की दृष्टि से महत्व ज़रूर है जी कि भाई आप 20 साल तक किसी पद पर रहें या आप इतने चुनाव जीते या इतने वो किए, वो सारी चीज़ें एक हद तक ठीक है, ये पॉलिटिकल मापदंड में ठीक है। जी मगर मैं मानता हूँ कि इसकी सफलता के साथ जो सच और झूठ की बातें आप बुनने की कोशिश कर रहे हो, इसी के उपलक्ष्य में मेरा ये कहना है कि उनकी उपलब्धियों को ठीक हमें बात है। सक्सेस के साथ जोड़ना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर। सर अभी जीएसटी रिडक्शन अभी रिसेंटली बहुत डिस्कशन में है और खासकर एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी रिडक्शन हुआ है। तो फिशरी सेक्टर के लिए आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखो, एक तो ये निर्णय जो प्रधानमंत्री जी ने लिया है, जी मैं एक किसान के नाते, एक सांसद के नाते इसको बधाई और धन्यवाद देता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा निर्णय अ, हमारे देश के अर्थतंत्र के लिए, हमारे देश के उद्योगों के लिए और हमारे देश के आम नागरिकों के हम लिए लिया नागरिकों गया के लिए है। बिल्कुल ये कोई छोटा कदम नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि कई श्रेणियां नाबूद कर दी। तो ये एक तो बहुत बड़ा सरल, अब वास्तव में जब जीएसटी आया तब जो बात थी कि अब सारे टैक्सों को हमने मर्ज कर दिया है और अब एक ही टैक्स बिल्कुल। करने का जो शब्द प्रयोग उस समय चलता था, और उसी के साथ ये बात भी हम कहा करते थे, उस समय भी कहते थे कि इसको बहुत सरल कर दिया जाए गया है। बिल्कुल तो मैं मानता हूं कि वास्तव में अब सरलीकरण का दौर शुरू हुआ है। बिल्कुल। उस समय भी हुआ था। जी उस समय उनको इतना सरल इसलिए लगता था कि उसके पूर्व में जो हमारी पद्धतियाँ थी वो बहुत जटिल थी और ठीक बहुत बात। ज़्यादा इसमें सब्जेक्ट रहते थे। तो इन सबको जब जोड़ दिए गए थे
तो उसी को हम सरल मानते थे। अब स्लेब भी निकाल दिए गए जी। ताकि ज्यादातर 2 ही स्लेब बचे हैं, हम्म। तो सभी लोगों को ये आसानी से पता लग जाता है कि भाई हम किस स्लेब में हैं। बिल्कुल। और 5% का स्लेब बहुत बड़ा हो गया, और जी। जिसको ज़्यादातर पब्लिक को जिसके साथ काम पड़ रहा है वो तो ज़्यादातर उसी में आ गए, और इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी सारे ज़्यादातर अभी इसमें आ गए। अभी कोई बिल्कुल। बचा खुचा कोई रह गया होगा तो वो भी शायद मैं मानता हूँ कि एनोमली होगी, तो वो भी आगे जाके निकल जाएगा, बिल्कुल। ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारे देश के किसानों में, खास करके डेयरी क्षेत्र में, सबसे बड़ी डिमांड ही हमारे डेयरी क्षेत्र की यही थी बिल्कुल। कि बिल्कुल। हम पर ये टैक्स का जो है बर्डन, इसको अगर कम किया जाए तो हम नेशनली और इंटरनेशनली हम्म। कंपटीशन में हमारा, क्योंकि आज हम्म। डेयरी क्षेत्र ऐसा हमारा क्षेत्र है जो हम न सिर्फ देश की ज़रूरतों को पूरा करने में उपयोग में ला रहे हैं, हम जी। इंटरनेशनली भी कंपटीशन में, आज अमूल के नाम से हम विश्व के बाज़ारों में भी हमारा बिल्कुल। पग है। तो उसी के आधार पर ये बहुत ही बल देने वाला स्टेप होगा और सर डेयरी सेक्टर फिशरी को। सेक्टर में क्या आपका मानना है? और फिशरीज सेक्टर भी मैं, आप सब जानते ही हैं कि ये एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज, ये दोनों हमारे प्रधानमंत्री जी की नई देन है। जी। एक प्रकार से ये इतना बड़ा सेक्टर था मगर ये सब्सिडरी में था, जी। इनके लिए विभाग ही नहीं थे, बिल्कुल। तो अभी इसके बारे में चर्चा करने का कोई मतलब नहीं था, और ये सभी एक ही एग्रीकल्चर के ही हिस्सा हुआ करते थे। जी। 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 पहले एक ही मिनिस्ट्री में हाँ, होते और थे। एग्रीकल्चर में ही था। मैं ही जब एमओएस था तब भी वो ये सारे हमारे डिपार्टमेंट का हिस्सा था, उसी को मैंने प्रत्यक्ष मैंने भी देखा है। तो उस समय क्या चलता था कि एग्रीकल्चर का क्या मतलब है, तो बड़ी बड़ी बात ये क्रॉप, फिर प्राइसिस, फिर खाद, फिर खेत, फिर बारिश, फिर इरिगेशन, वहां तक ये सारा सीमित हो जाता था। बिल्कुल। और बड़ी बड़ी चर्चाएं इसी के आसपास रहती थी, उसमें फिशरीज के बारे में तो कोई चर्चा, किस एग्रीकल्चर की डिबेट आप देख लो संसद की पूरी उठा के, तो एग्रीकल्चर के बजट हो या कुछ भी चर्चा में हो तो उसमें फिशरीज पे कोई बोला हो ऐसा सही बहुत बात। कम होता था। तो बिल्कुल। इश्यू भी बाहर नहीं आ सकते थे, डिबेट भी नहीं होती थी। आई थिंक ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं हाँ, समझा इसी जाता। पे मिलता ही नहीं था। वो एरिया बहुत बड़ा था, एरिया कम नहीं था। 2.5 से 3 करोड़ परिवार इनके साथ जुड़े हुए थे सीधे व्यवसाय के साथ, फिशरीज के साथ। हमारा 8,000 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है, दुनिया में बहुत बड़े कोस्ट लाइन के हम मालिक हैं। 3 समुद्र हमारी भारत माता के पल्लू को छूता है, हिंद महासागर है, बे ऑफ बंगाल है, अरबियन सी है। तो इतनी बड़ी जलराशि का भी हमारे साथ उसका जुड़ाव है, और परंपरा से हमारे फिशरमैन इस व्यवसाय में जुड़े हुए थे। जब हमारा ये ऑर्गेनाइज सेक्टर भी नहीं था उस समय भी हमारे मछुआरे अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमाओं में जाते थे और फिशिंग करते थे। इसका रिकॉर्ड और सारी चीज़ें हमारे बीच में आज मौजूद है। तो मोदी जी ने 2 विषय जो प्रधानमंत्री के तौर पे उन्होंने निर्णय लिए हैं, उसमें बहुत निर्णय है, मगर मुझे जो लग रहा है कि उन्होंने ग्रामीण अर्थतंत्र को मेन धारा में लाने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा है कि ये दोनों सब्जेक्ट के मंत्रालय मोदी जी ने बनाए। जी। एनिमल हस्बेंड्री का भी मंत्रालय बनाया स्वतंत्र, और फिशरीज का भी मंत्रालय स्वतंत्र बना। जी। इसके जरिए इतना बड़ा एरिया जो ऐसे ही उपेक्षित था, अब उस पे फोकस वो दिया उसी पे गया। फोकस भी आ गया, जी। और उसका मंत्रालय बनने से कई चीज़ें नहीं आई, इसमें जानकारी भी बढ़ी, और इसी के चलते अब इसमें काम भी बहुत अच्छा हो रहा है। और ख़ास करके एक्वाकल्चर का जो है, आज आप देख लीजिए इनलैंड फिशरीज का जो भी है, तो ये सारे बहुत ही प्रोडक्टिव, और ख़ास करके हमारे देश में रोज़गार के लिए भी, हमारी खान पान की आपूर्ति के लिए भी, और एक्सपोर्ट के लिए भी ये फिशरीज सेक्टर एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में अब काम कर रहा है, उभर भी रहा है। और इसमें ये जीएसटी का जो भी नया प्रावधान आया है, ये भी हमारे फिशरमैनों को और फिश रिलेटेड इंडस्ट्रीज को, खास करके सी फूड इंडस्ट्रीज जो है, उनको ये वर्तमान स्थिति में बहुत मददरूप बनेगा। बिल्कुल सर। सर जैसा अभी आपने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करी,
तो उससे एक सवाल मन में आया कि आप उन बहुत कम लोगों में से हैं जो नरेंद्र मोदी जी के साथ बहुत शुरुआत से हैं, क्योंकि आप गुजरात से हैं। सर, आपने गुजरात सीएम से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक क्या चीज़ें बदलती देखी उनके अंदर, और क्या चीज़ें वो तब से लेकर अभी तक अपने साथ लेके चल रहे हैं? क्या ऐसे वैल्यूज़ हैं? बदलने में तो सिर्फ काम बदला है। मतलब ज़्यादा अब ज़्यादा एक्टिव नहीं, हैं? बात वहीं पे भी एक्टिव थे, काम जी, बदला। वो जी। राज्य देखते थे सर, अब तो पूरा और देश नेशनल देखता देख है। रहे सही हैं। बात है। उस समय वो हमारे मुख्यमंत्री के तौर पर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ परामर्श करके इंटर स्टेट कोलैबोरेशन बढ़ाने का प्रयास में लगे रहते थे। जी, अब इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के बारे में ठीक वो बात काम है। कर रहे हैं, तो काम का प्रकार बदला है। जी, काम करने की पद्धति में मुझे तो कोई बदलाव देखने में नहीं आ रहा है। वही जी, लगन जो वहाँ सीएम थे तभी थी। मैं तो कहूँगा कि वो ये चुनावी राजनीति में नहीं थे, तब भी जिस प्रकार से काम करने की उनकी पद्धति थी, वो आज बरकरार है। जी, वो काम तो वही हिसाब से कर रहे हैं। तो उनकी काम करने की पद्धति जो है, उसी में कोई बदलाव अभी तक है ही नहीं। वो जिस विषय में काम हाथ पर लेते हैं, उस विषय को पूरी तरह से जानने का प्रयास करते हैं। उसका जहाँ से भी उनको लगे कि इसके बारे में हमें जानना चाहिए, वहीं से उनकी जानकारी लेने का प्रयास करते हैं और पूरा जानने के बाद उसी में वो आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी ने बता दिया तो उन्होंने शुरू कर दिया, कैसे अलग जलब देख लिया और फिर कह दिया कि भी करते रहो। जी, वैसे काम नहीं करते हैं। वो जिस विषय में बैठेंगे, उस विषय को पूरा समझने की कोशिश करेंगे, उसके जानकार लोगों से परामर्श करके फिर जान के फिर इसमें आगे बढ़ाने की, ये इनकी बेसिक काम करने की सिस्टम है। मैं मानता हूँ वो अब तक भी बरकरार रखी है उन्होंने। बहुत खूब। सर, सरकार जो भी स्कीम्स पब्लिक के लिए लाती है, उसका जो असली टेस्ट होता है, वो ग्राउंड लेवल फीडबैक पे से ही होता है। प्राइम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजना के इम्प्लीमेंटेशन में फिशरमैन की आवाज़ तक पहुंचना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो आपने फीडबैक कलेक्ट करने का सिस्टम कैसे डिज़ाइन किया था ताकि पॉलिसी के जो कंसर्न्स हैं वो आपको पता लगें? सही में तो मैं ये आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि मेरे लिए भी ये डिपार्टमेंट नया था। जी, दूसरा डिपार्टमेंट स्वयं नया था। जी, चूँकि डिपार्टमेंट का पुराना डिपार्टमेंट होता तो उसी में उनकी हिस्ट्री होती। ठीक इसको बात है। देखकर आप नया आदमी आता है तो वो कैसे पुराने कर रहे थे, हाँ, उसी हाँ, को हाँ, समझ सही के बात है। उस रास्ते पे हम चल सकते हैं। बिल्कुल। तो ये तो डिपार्टमेंट ही नया था। तो फिर हमने और ये आपने जो बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये एक बहुत ही एक नए सिरे से फिशरमैनों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, फिशरीज सेक्टर में बदलाव लाने के लिए लाई गई योजना थी। बहुत ही महत्वाकांक्षा इस योजना के साथ जुड़ी हुई थी और मैं मानता हूँ कि ये पहली बार फिशरीज सेक्टर में ये 20,000 करोड़ रुपए की राशि से इस योजना को लागू करने का संकल्प होना, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि फिशरीज सेक्टर का बजट 2,000-3,000 ऐसे ही होता है। करोड़ में रमता था। तो उसी में ये 20,000 करोड़ की योजना उस डिपार्टमेंट के लिए बनाना एक बहुत बड़ी बिल्कुल। फिशरीज सेक्टर के लिए प्रधानमंत्री की सोच रही। उसी को फिशरीज सेक्टर में लागू करने के लिए और उन्हीं के वहाँ क्या हो रहा है ज़मीन पे, उसको देखने समझने के लिए और वहाँ के इश्यूओं को भी समझने के लिए ही मैंने एज आ फिशरीज मिनिस्टर सागर परिक्रमा नामक एक कार्यक्रम को लॉन्च किया था। और मैं बाय बोट, ये 8,000 किलोमीटर का हमारा जो तट है, उसकी हमने परिक्रमा किया। बाय बोट 8,000 हाँ जी, किलोमीटर। पूरे कोस्टल में मैंने कच्छ के मांडवी से शुरू किया था और जी, बंगाल के गंगा सागर तक मैं गया। और हर किनारे पे हम मछुआरों को हर जहाँ भी फिश लैंडिंग सेंटर थे या फिशरीज के जो भी सेंटर हैं, उन सभी सेंटरों में हम गए, वहाँ के फिशरमैनों से मिले, बहुत जानकारियाँ मिली।
फिशरमैनों के सामाजिक रचना से रूबरू होने का सौभाग्य मिला। उनमें रचनाएं इतनी अच्छी थी, मैंने डिपार्टमेंट को उस समय लिखित रूप में दिया हुआ था। वो समाज को आप अनपढ़ कहे, जो भी कहे, मगर उनका जो सामाजिक एकत्रीकरण होने का ढांचा है, उसमें वो पटेल बोलते हैं, उसको मुखिया आप समझ लो। तो उनका जो जिस विस्तार का मुखिया है, अगर उसने कोई संदेश दे दिया तो वो पूरे समाज में फैल जाता है और कोई इसके दाएं बाएं भी नहीं जा सकता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब मैं पोरबंदर गया था इसी रूट के जरिए। वैसे मैं गुजरात में पोरबंदर में कई बार गुजरात के कार्यक्रमों के नाते गया रहता था, मगर जब मैं फिशरीज ये सागर परिक्रमा को लेकर गया तब मुझे जानकारी मिली कि वहाँ न्याय पंचायत मंदिर चल रहा है उसका, फिशरमैनों का। वहाँ बाकायदा उसका मंच लगता है, उस पर न्यायाधीश के रूप में उसका मुखिया बैठता है और जो लोग हैं वादी प्रतिवादी उसके सामने बैठते हैं और वो दोनों की बातें सुनकर वो जो मुखिया उनका निर्णय देता है, वो आज तक किसी ने इसको मना नहीं किया है। और 200 साल पुरानी परंपरा, 200 साल पुराना मंदिर है, उसको पंचायत न्याय मंदिर ऐसा पत्थर में लिखा हुआ है, 200 साल पुराना। तो ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं हमारे फिशरमैनों ने डेवलप करके रखी है। ये हमारे जानकारी में है। 200 साल की परंपरा चलाना बहुत और अभी भी ऐसे ही बरकरार चल रही है। तो मैंने जो आपने सवाल किया ना, तो मैंने ये कहा था विभाग को कि भाई ये जो मुखिया की सिस्टम है फिशरमैनों की, हम इनके साथ विभाग को कैसे जोड़े। हमें अगर फिशरमैनों को कोई संदेश देना है तो हम इसके मुखिया को कैसे दें। तो बाद में तो भी कहाँ तक पहुँचा, कैसा रहा, वो मुझे पता नहीं है, वरना मेरे मन में ये था कि मुखियों का यादी होना चाहिए भारत सरकार के पास, फिशरीज डिपार्टमेंट के पास, और फिशरीज डिपार्टमेंट की जो भी योजनाएं हैं या जो भी हमारे एक्सटेंशन वर्क का जो भी कारोबार विभाग में चलता हो, उनके साथ इनको सीधा जोड़ना चाहिए और साल में 1-2 बार इनसे भेंट करने का भी प्रयास करना चाहिए, ताकि सीधा हमको वो मिल सकता है, फीडबैक भी मिल सकता है और हमारी बातें भी वहाँ तक पहुँच सकती है। बहुत अच्छा आइडिया, बिकॉज डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इतने छोटे लेवल पे पहुंचना सीधा मंत्रालय से, आई थिंक उनसे अच्छा मीडियम नहीं हो सकता था। अच्छी बात है। बिल्कुल सर, बाकी मंत्रालयों में जैसे एक एक पोर्टफोलियोज होते हैं, जैसे कि बाकी मंत्रालय एग्रीकल्चर जैसे एक बड़ा सेक्टर हो गया जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ गई, जैसे आपने अभी मेंशन किया था, इरिगेशन हो गया, क्रॉप हो गया, वगैरह वगैरह। लेकिन आपके पास भी जब आपका अपना मंत्रालय आपको मिला, फिशरीज, लाइफ स्टॉक और डेयरिंग, 3 ये भी बहुत बड़े सेक्टर्स हैं, तो मैनेज करना डिफ़िकल्ट नहीं होता था? नहीं, ऐसा इसमें ऐसा है कि जब विभाग बनता है तो ये हमारी व्यवस्था ही ऐसी अच्छी हमारे पुरखे बना के गए हैं कि उनके साथ पूरा एक मशीनरी जुड़ता है। विभाग नहीं होने से दिक्कत होती थी। ये जो मैंने बताया ना कि पहले फिशरीज डिपार्टमेंट उपेक्षित था, का मतलब क्या, सरकार तो वही थी, मंत्री भी थे कहने के लिए, जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता था वही फिशरीज मिनिस्टर भी होता था, मगर प्रायोरिटी नहीं थी और उसको एड्रेस करने का। और कोऑपरेटिव मंत्रालय आप देख लो, तो उस समय एक सिर्फ रजिस्ट्रार होते थे, विभाग में बैठते थे, एक ऑफिस थी रजिस्ट्रार की, इसके अलावा और कोई उसके साथ जुड़ा वो नहीं था। अब क्या होता है, अब सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर्स, ये सारी रचनाएं जो हमने एडमिनिस्ट्रेटिव रूप में से बनाई हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री, ये जो व्यवस्थाएं हैं, उसी प्रकार से चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, फिर इसके जॉइंट सेक्रेटरी, तो पूरा एक डिपार्टमेंट बन जाता है। बिल्कुल। तो ये डिपार्टमेंट लुक आफ्टर करते हैं, वो हर चीज़ के लिए, वो हर विभाग के लिए है। तो फिशरीज सेक्टर के लिए भी यही है, एनिमल हस्बेंड्री के लिए। बट एज अ मिनिस्टर, जैसे आपके पास ये 3 पोर्टफोलियोज थे, तो तब आपको कभी डिफिकल्टी तो नहीं हुई? नहीं, मुझे नहीं लग रहा है। ये तो देखने में 3 है, वो तीनों एक मंत्री के सब्सिडरी में भी थे जी। उसी समय जनसंख्या में तो कोई बदलाव नहीं था ना। जी, सही बात है। उस समय पशुपालन में कोई पशु ये डिपार्टमेंट आने से बढ़े ऐसे तो नहीं थे, पशुपालक भी वही थे, ठीक बात, व्यवस्थाएं भी यही थी, फिशरमैन भी यही थे, मगर विभाग नहीं था।
तो मैं तो ये मानता हूँ कि उस समय ये आप मेरे सामने ये सवाल कर रहे हैं कि एक मंत्री के नाते आपको इनको हैंडल, मगर मुझे आपको ये बताना है कि मोदी जी की सोच के कारण उन तीनों को हैंडल करने के लिए 3 स्वतंत्र मंत्रालय हमको दिए गए थे। तो आसान हो गया। तो इसीलिए वैसे आसान था वो काम को हैंडल करना, क्योंकि उनके एग्रीकल्चर विभाग थे। मिनिस्ट्री में रह के मुश्किल था। हाँ, वो तब ठीक, थोड़ा दिक्कत वाला मसला था। ठीक बात। अब वो स्वतंत्र मंत्रालय हो जाने से समझो कि मेरे को फिशरीज सेक्टर में कुछ भी करना है तो मैं फिशरीज सेक्रेटरी को कह सकता था। बिल्कुल। एनिमल हस्बेंड्री में भी सबॉर्डिनेट बहुत रहते थे, डेयरी के अलग से सेक्रेटरी होते थे, फिशरीज अपने एनिमल हस्बेंड्री को देखने वाले अलग होते थे, इसके कमिश्नर और भी अलग थे, और इसमें कई पदाधिकारी अधिकारियों की एक बड़ी फौज ये विभाग के नाते हमको मिलती है, तो फिर इसको एड्रेस करने के लिए हमें सरलता रहती है। सर, एक एक सवाल मेरा ऐसा है जो मेरे ख्याल से हर आम आदमी जानना चाहता है। फिर से मैं ये बात बोलूँगा कि आपने जैसे कहा था कि आप पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे। बहुत सारे लोगों की क्यूरियोसिटी है, मेरी खुद की भी है सर, कि जब कोई इंसान जिसने नहीं सोचा है कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, वो पॉलिटिक्स में जाए और इतनी तरक्की ले। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं आप, गुजरात में मिनिस्टर रहे हैं, बहुत अच्छे-अच्छे रोल्स पे आप रहे हैं। तो पता कैसे था कि यहाँ क्या करना है? मतलब जब वो रोल्स मिलते गए, तो कैसे वो बस रास्ता मिल गया आपको या परेशानी झेलनी पड़ी? देखो, परेशानी का कोई मतलब था नहीं, है भी नहीं। जी, मेरा जो एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, तो जैसे मैंने पहले बताया कि मैं शिक्षक था, जी, तो उसी में लगा हुआ था। जी, उसी में मेरी रोज़ की ये रुचि रहती थी कि मैं बच्चों को कैसे नया विषय दूँ, हुँ, नई रुचि से कैसे पढ़ाऊँ, उसको कैसे हुँ, खुश रहे और आगे बढ़े। उसी के लिए मैं कुछ न कुछ करता रहता था। तो वैसे फिर जब मैं म्युनिसिपैलिटी में आया, तो वहाँ से भी मैंने अपने हिसाब से कुछ करने का प्रयास किया था। उस बड़ी संघर्षशील जॉब को भी अ, उम, ठीक से काम करने का कोशिश किया था। ऐसे इस क्षेत्र में भी मैंने काम जब शुरू किया, तो मैं जिला के अध्यक्ष के रूप से काम शुरू किया। जी, तो उस समय पार्टी का भी हमारे क्षेत्र में उदय काल ही था। उस समय पार्टी का कोई व्याप वहाँ था ही नहीं। जी, तो पार्टी में भी हम ऐसे नए-नए थे और लोगों के लिए भी उस समय उस क्षेत्र में पार्टी भी नई-नई थी। तो मेहनत करके उसको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, उसी के पीछे उस समय के जो हमारे लीडर्स थे, हम जिनको फॉलो करते थे, जी, उन लोगों ने, मैं कहूँगा कि हमसे अच्छी तरह से काम करवाया। हमारा ये काम नहीं है, हमारे नेताओं ने हमसे अच्छी तरह से काम करवाया, हमसे अच्छी तरह से मेहनत करवाया, ताकि हमारी उसमें रुचि भी बनी रही और हम उसमें लगे भी रहे। इसके फलस्वरूप ये सारी चीज़ें आई। अगर हमारे लीडरों ने हमको ठीक तरह से काम पे नहीं लगाया होता, तो मैं मानता हूँ कि शायद हम उस इसी में भी भटक सकते हैं। ये तो बहुत सरलता से भटकाव की ओर जाने वाला रास्ते हैं। इसमें जैसे सक्सेस की ओर जाने वाले रास्ते लोगों को दिखने को मिलता है, जी। मगर इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को भटकाव वाले रास्ते मिल जाते हैं और वहीं से लोग भटक जाते हैं। तो मैं इसको मेरी मेहनत या मेरी काबिलियत को न देते हुए, मेरे नेताओं ने हमको सही ढंग से काम पे लगाया, उसको श्रेय देता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी कहा कि नेताओं को श्रेय जाता है कि उन्होंने आपसे अच्छे हाँ, से काम करवाया। ठीक है। आपके मुताबिक पॉलिटिक्स आज के टाइम पे ज़्यादा अच्छी है या उस टाइम पे बेहतर होती थी? पॉलिटिक्स, जनरल जनरल पॉलिटिक्स। मैं तो ये मानता हूँ कि पॉलिटिक्स को लोगों की नज़र से लोग बदलते हुए देख रहे हैं। पॉलिटिक्स तो स्वयं पॉलिटिक्स ही है, वो किसी भी कालखंड का हो। सर, मैंने ये सवाल इस वजह से पूछा, मैं माफ़ी हाँ, चाहता हूँ आपको काटने के लिए। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक वीडियो देखी थी। उसमें उन्होंने कहा था कि जब नेहरू जी और उनके बीच में एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप था कि ऑफ कोर्स मतलब अलग-अलग पार्टी के लोग थे, जी, आपस में जी, कभी-कभी मतभेद होती थी, जी। बातचीत होती थी, लेकिन कभी बाहर मिलते थे, तो अच्छे से बातचीत होती थी। आज के टाइम पे लोग नोटिस करते हैं कि जो ऑपोज़िशन पार्टी है या आपकी जो रूलिंग पार्टी है, बहुत ही ख़राब रिलेशनशिप बन चुका है।
मैं मानता हूँ कि ये आपको आपके मन में या पब्लिक के मन में भी जो परसेप्शन जा रहा है उसी का कारण किसी नाम विशेष से है। आज भी मेरा विपक्ष के कई नेताओं के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन है, ऐसा कहने में मैं कोई झिझक नहीं करता हूँ। जी। मैं आपको 25 नाम दे सकता हूँ जिनके साथ मेरे आज भी अच्छे रिलेशन है। जी। वो भी कह सकते हैं कि मेरा इनके साथ अच्छे रिलेशन है। आज भी प्रधानमंत्री जी के कई विपक्षी नेताओं के साथ बहुत घरेलू संबंध है, मगर जो सामने चित्र जो आ रहे हैं वो जैसे लीडर ऑपोजिशन के कारण जो चित्र बने हैं, वो भी आपने जो उदाहरण दिया वो भी लीडर ऑपोजिशन उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो ठीक लीडर ऑपोजिशन थे। जी, जी, बिल्कुल। तो वो कारण वही था। तो वो इंडिविजुअल एक चीज है ठीक कि बात वो अपनी पॉलिटिक्स जो है वो जब से पैदा हुआ है है। तब से ही उनका फिक्स चरित्र है, हुँ, उसमें कोई बदलाव हुँ, होने की कोई संभावना नहीं है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे दूं कि पक्ष पलटू ये सबसे बड़ा बुरी चीज पॉलिटिक्स में है। जी। मुझे आप वो कालखंड दिखाओ जिस कालखंड में ये ना हुआ हो। हुँ, सही बात। जब कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था उस समय भी ये होता था, हुँ, और आज भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा रुतबा है तभी भी ये हो रहा है। और लोगों का भी जब चलता था, जनता दल कैसा निकला था, हमारे कितने बड़े सुरमा लोग उस समय के गैलेक्सी में आपको देखने को मिलते, उस समय भी ये हो रहा था। तो ये उस समय भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। ये जी, पॉलिटिक्स का ही एक पार्ट है। पार्ट है। और लोकतंत्र में तो मैं ये मानता हूं कि डिफरेंट ऑफ ओपिनियन इज द लोकतंत्र। बिल्कुल सही बात। उसी को तो लोकतंत्र कहते हैं। ठीक बात है। तो ये तो रहेगा ही, वो इसको आप नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये है कि कटुता और वैमनस्य जैसे जो विषय डेवलप होते हैं तो वैयक्तिक नेतृत्व जिसके साथ हाथ में होता है उसी पर निर्भर रहता है। बिल्कुल ठीक बात है सर। लेकिन मेरे सवाल का एक छोटा-सा पार्ट और है कि जैसा कि आपने बोला इंडिविजुअल होती है ये चीज़। करंट टाइम में, अभी प्रेज़ेंट में जो लीडर ऑफ ऑपोज़िशन है, माननीय प्रधानमंत्री जी लीडर ऑफ रूलिंग पार्टी, मुझे मतलब जनता को ऐसा लगता है, हम गलत भी हो सकते हैं, कि एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। वो शायद इस वजह से है क्योंकि मतलब मैं कोई नहीं होता कमेंट करने वाला, लेकिन शायद ये रीज़न हो सकता है कि रूलिंग जो ऑपोजिशन है उनकी तरफ से बहुत एक गलत चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है, गलत भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में भी ये बहुत आया हुआ है कि एक बिहार की रैली में कुछ गलत शब्दों का प्रयोग हुआ था। तो क्या आपको लगता है रीज़न, बीइंग इन द रूलिंग पार्टी, क्या आपको लगता है रीज़न ऑपोजिशन है या दोनों तरफ से कुछ गलती है? नहीं, मैंने तो जो बताया ना कि ये जो अ, पार्टी के नेतृत्व करने वाले लोगों से एक पार्टी बनती है हुँ, और पार्टी में काम करने वाले नेताओं के समूह से पार्टी का चरित्र ये बाहर प्रकट होता है। एक इंडिविजुअल चरित्र होता है, दूसरा एक पार्टी का चरित्र बनता है। तो ये रूलिंग पार्टी को ही लागू होता है ऐसा नहीं है, ये सभी दलों को लागू होता है। ठीक सभी बात। दल के नेता, उनमें से नेता का चरित्र होता है हुँ, हुँ, और उनके समूह से उनके दल का चरित्र बनता है। ठीक तो बात है। उसी के कारण इसमें ये सारी चीज़ें जुड़ती मिलती रहती हैं। मगर इसमें मेरा ये मानना तो निश्चित ही रूप से है कि इस पर जो ऐसी अति की जो घटनाएं बनती हैं वो वैयक्तिक घटनाओं का ही प्रतिघोष है, ऐसा मेरा निश्चित रूप से मानना है। सर 2021 में जब आपको पहली बार ये मंत्रालय मिला, जब ये मंत्रालय पहली बार फॉर्म हुआ, सबसे पहला डिसीजन आपने क्या लिया था? ये मंत्रालय मुझे जब मिला तब मैं शायद दूसरा मंत्री था। अच्छा, ओके। इसका मंत्रालय बनने के बाद उसके पहले मंत्री गिरिराज सिंह जी थे। गिरिराज सिंह जी के टाइम पे मंत्रालय फॉर्म हुआ नया था। बना ओके, और ओके, वो पहले मंत्री होने का ओके, उनको सौभाग्य मिला था। ओके। मैं बाद में जब एक्सपांशन हुआ तभी जी, विभाग हस्तांतरित होकर मैं इसमें आया था। जी, तो मैंने सबसे पहला
क्या किया था वो इतना सटीक से तो अभी मेरे स्मरण में नहीं है, मगर एक मैंने ऐसा बड़ा डिसीजन सर जो आपको लगता है कि एक्चुअली गेम चेंजर था? वो इसमें मंत्री के नाते कोई बहुत बड़ा डिसीजन मैं नहीं मानता हूँ गेम चेंजर जैसा हो सकता है, जी। क्योंकि उसी कालखंड में जो 2-3 निर्णय हुए जिसका इम्पैक्ट फिशरमैनों पे हुआ, पशुपालकों के ऊपर हुआ, पशुपालन पे हुआ, फिश सेक्टर और फिश फूड के सेक्टर पे हुआ, उसमें जो डिसीजन हुए तो वो डिसीजन सिर्फ मंत्रालय के नहीं होते, वो भारत सरकार के होते हैं, कैबिनेट अप्रूवल होता है। जी। जैसे आपने पहले जिक्र किया था, एक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना आया, वो तो ठीक है, एक स्कीम की बात है, मगर मैं निर्णय ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। वो ये थे कि पहली बार जो कृषकों को ऋण मिल रहा है उसी तर्ज पे फिशरमैनों को भी ऋण देने का निर्णय हुआ, और उसी तर्ज पे पशुपालकों को भी ऋण देने का निर्णय लिया। ये मैं मानता हूँ कि ये इस सेक्टर के लिए बहुत बड़ी भेंट प्रधानमंत्री जी की ओर से और कैबिनेट के अप्रूवल से करने में हम कामयाब हुए। ये आज़ादी के बाद पहली बार किसानों को, पशुपालकों को और फिशरमैनों को एक तर्ज पे ऋण उपलब्ध कराने का स्तुत्य निर्णय प्रधानमंत्री जी ने लिया था, और ये निर्णय मैं मानता हूँ कि तब भी बहुत महत्वपूर्ण था और वर्तमान में भी इस सेक्टर के लिए बहुत ही आशीर्वाद रूप निर्णय मोदी जी का आज भी ये लोग मान रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट किसान, पशुपालक और ये ले रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि मोदी जी 14 में जब प्रधानमंत्री बने तभी ये ऋण का जो दायरा था, उसका क्वांटम जो था वो 8 लाख करोड़ का था, क्योंकि उस समय सिर्फ किसान ही इसमें हिस्सेदार हुआ करते थे। और अभी की जो मैं बात करूंगा आपको, तो अभी इस साल का आप जिक्र करेंगे तो ये 20 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। 20 लाख करोड़। तो 20 लाख करोड़ की राशि एक किसान, पशुपालक और फिशरीज सेक्टर के लिए आज भारत सरकार की ओर से मुहैया हो रही है, और वो भी 7% के दर पर, और वो भी उसी में भी अगर समय से यदि भुगतान कर दे किसान तो 3% भारत सरकार इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन देते हैं, तो ब्याज में सहायता दे देते हैं, जी। तो फिर 4% रह जाता है। और मैं गुजरात से आ रहा हूँ इसलिए इसका जिक्र भी कर दूँ, जो 4% बच जाता है, जो 3% का बेनिफिट जिस किसान को मिलता है उस किसान को राज्य की सरकार 4% दे देती है, तो किसान को 0% से मिल रहा है। तो ये एक बहुत, और ये फिशरीज सेक्टर को भी गुजरात सरकार ने लागू कर दिया है, और एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये बहुत ही गेम चेंजर कह सकते हैं आप, और ये एक इनके वैयक्तिक कृषकों के, पशुपालकों के और मछुआरों के लिए बहुत बड़ा निर्णय इस नए डिपार्टमेंट में ये हमारे कालखंड में लिया गया है। इसकी हमें बहुत खुशी है, और इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आज भी धन्यवाद करना चाहेंगे। बहुत खूब सर। एक आखिरी सवाल है मेरा सर। आजकल यंग लोग, यूथ बहुत इंटरेस्ट ले रहा है फिशरीज़ में और एक्वाकल्चर में, तो आपके अकॉर्डिंग ऐसी क्या एडवाइस आप यूथ को देना चाहेंगे कि स्पेशली जो फिशरीज़ और एक्वाकल्चर में जाना चाहते हैं, कोई भी एक ऐसी टेक्निकल एडवाइस? हाँ, फिशरीज और एक्वाकल्चर में अब यूथ का आना, ये मैं मान रहा हूँ कि ये मत्स्य संपदा योजना इसके लिए कारणभूत है, क्योंकि उसमें संसाधन अवेलेबल है। जी। समझो कि पहले हमारे ध्यान में आता था कि फिश टोकरी में लिए हुए महिलाएं रोड के किनारे पे ज़्यादातर उसकी बिक्री करते थे, ठीक बात है। तो उसमें बहुत ही वो वेस्टेज हो जाता था, बिल्कुल। बिगड़ भी जाता था और अनहाइजेनिक होता था। बिल्कुल। अब उसी के लिए उनको रिक्शा मिल जाती है, उसको हम्म, एसी रखने का बॉक्स मिल जाता है, और गाड़ी मिल जाती है। तो एक तो ये बहुत लंबे एरिया तक भी जा सकते हैं और सेफली भी जा सकते हैं, और उसकी
वही हाइजीनिक कंडीशन भी बढ़ जाती हैं, तो बिल्कुल मुनाफा भी बढ़ सकता है। बिल्कुल तो ऐसे जो इंटरवेंशन आए हैं उसी के कारण इसमें इन लोगों का आना एक तो स्वाभाविक है। ये साधारण बात कही। जी मैं आपको इसकी एक नई चीज़ मुझे ध्यान में आ रही है कि इसमें हमारा एक्सपोर्ट बहुत है। बिल्कुल ये बहुत ही मतलब 60,000 करोड़ से ज़्यादा का एक्सपोर्ट फिशरीज सेक्टर का है। तो बहुत बड़ा हमारे देश के लिए बहुमूल्य वो हुंडियामण भी। श्रिम्प में तो हम ग्लोबल लीडर हैं। हाँ, तो वो हमारे लिए बहुत बहुमूल्य है इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी। जी मगर अभी इसका एक दूसरा पक्ष भी है जी जो हमारे देश के लिए भी डोमेस्टिक मार्केट में अभी इसका और भी इसमें अभी बहुत स्कोप है। और उसी में भी नया मार्केटिंग, अभी देखो इसका कोई मार्केटिंग का आपको कोई स्लोगन ध्यान में नहीं है, उसका कोई मार्केटिंग का ब्रांडिंग हो या आपको ऐसा नज़रिया नहीं देखने को मिल रहा है। नहीं आज भी आपको कहीं अव्यवस्था है, कहीं गंदगी है, ऐसा कुछ है तो आप क्या शब्द प्रयोग करेंगे? ये क्या मच्छी मार्केट रखा है? तो ठीक बात। वो जो कंसेप्ट है ना, हम्म, ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ने इस कंसेप्ट को बदलने का कोशिश किया है और बिल्कुल सही। ऐसी अद्यतन फिश मार्केटिंग बन रही है। और कई इसमें कई राज्य सरकारों ने भी आगे चलकर इसमें हिस्सा लेकर इसी योजना के तहत इसको अच्छा बनाने का कोशिश किया है। तो जी इसी के कारण अब डोमेस्टिक में अभी बहुत बड़ा स्कोप है देश में। तो उसी दिशा में हमारे यंगस्टर को इस योजना का बेनिफिट लेकर और भी आगे आने की आवश्यकता है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। जी इसमें सिर्फ लोगों को ये लगता है कि जो फिश है या सी फूड है वो खान पान में है, उसकी जो चीज़ है वो एक चीज़ है, इसका उपयोग जो भी हो उसमें खान पान के अलावा मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। बिल्कुल। उसमें से उनके वेस्टेज में से खाद्य बहुत सुंदर बन सकता है, कई चीज़ें बन सकती है। जी तो उसी एरिया भी एक बहुत नया डेवलप करने जैसा एरिया है जिस जी पर अगर काम किया जाए तो वेस्टेज का मैनेजमेंट भी होगा बहुत अच्छी तरह से और जी बहुमूल्य चीज़ें आम लोगों के लिए उपलब्ध भी करा सकते हैं और इसको अर्थतंत्र में भी हम इसका हिस्सा अच्छी तरह से बना सकते हैं। जी सर, अब इस पॉडकास्ट का एक आखिरी फेज़ है जिसमें मैं आपसे 5 सवाल पूछूंगा और आपको हर सवाल का जवाब सिर्फ एक शब्द में देना है। धन्यवाद। पहला सवाल है सर, आपकी फेवरेट गुजराती डिश? बाजरा नो रोटलो नो ओढ़ो क्या मतलब हुआ सर इसका? बाजरा की रोटी, और बैंगन की सब्जी, बैंगन की बैंगन का सब्जी, भरता। बैंगन का भरता। भरता ओके शब्द ठीक है। ओके ओके। आज की यंग जनरेशन की एक क्वालिटी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? वो टेक्नोलॉजी सेवी है, जी ओके। आई लाइक इट। किसी भी एक लीडर के साथ अगर आपको डिबेट करने का मौका मिले, चाहे वो पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो, तो आपके फेवरेट लीडर कौन है जिनसे आप एक बार बात करना चाहेंगे? यदि हमें बातचीत करने का मौका मिले तो आप नेशनली हो। इंटरनेशनली, नेशनली, जो भी एक। इंटरनेशनली तो मेरा बहुत ऐसे कम नेता लोग हैं जिनके साथ मेरा परिचय हो जी या तो इसके बारे में मेरी रुचि हो, मगर मुझे लिंकन साहब बहुत पसंद थे। लिंकन साहब। हाँ, तो ओके अगर मौका मिले तो उनसे हम बातचीत करने का पसंद करते हैं। ओके। अगर पॉलिटिक्स में नहीं होते तो आज क्या कर रहे होते? स्कूल टीचर भी ऑप्शन नहीं है इसमें। मैं खेती करता। अच्छा, आप खेती हाँ, करते खेती हैं। पशुपालन आज भी मेरी रुचि खेती का नहीं। सब्जेक्ट है। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया ये एपिसोड धन्यवाद। करने के लिए। आप जैसे लीडर्स की वजह से थैंक यू। कुछ सालों में बहुत तरक्की देखी है इस देश में और उम्मीद है आगे भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। धन्यवाद। राम राम। धन्यवाद।